Hello everyone, good evening. This is Ajay and now you are watching JKSSB online tutorial. So well, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। एक बार मैं नाम लिख देता हूँ। चलिए मैं एक बार नाम लिख देता हूँ जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, पावर, एनर्जी एंड वोल्टेज। चल इस चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, स्टार्ट करने वाले हैं। और हमारा हमेशा से अप्रोच जो है वो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड करंट आपके कंटेंट को प्रोवाइड करना है, ठीक है। और करंट के हिसाब से आपका मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके का कंटेंट रिक्वायर्ड है उस चीज़ को पूरा करना है, क्योंकि हमें सिलेक्शन से मतलब है, हमें वो कंटेंट पढ़ना है जिससे सिलेक्शन हो। ना तो आपको ज़्यादा पढ़ना है ना ही आपको कम पढ़ना है, मतलब इतना पढ़ना है जो मोर देन सफिशिएंट हो और आप अच्छे से एग्ज़ाम में कर भी पाओ, ठीक है। तो आप चुपचाप इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा, बस आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कहीं से भी करिए। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, कहीं से भी पढ़िए, आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। और हम जो लेक्चर बना रहे हैं सारे के सारे स्पेशली आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चों के लिए लेक्चर डिज़ाइन किए जा रहे हैं, क्योंकि जो साइंस वाले होते हैं उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कॉम्पिटिटिव में कैसे पढ़ते हैं और आर्ट्स वाला बच्चा भी इसको पढ़ पाए। हम इस तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है। चलिए मैं सबसे पहले बताता हूँ करंट क्या होता है। अगर आज तक आपको समझ नहीं आई है तो इस क्लास के बाद आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी इन चैप्टर की भी, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि करंट होता क्या है। चलिए करंट होता क्या है, सबसे पहले इसमें लिखिए करंट क्या करता है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस टू लो पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस किसका यूनिट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट होता है आपको लो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल वोल्टेज, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसे यूनिट होता है वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेसिकली, अभी के लिए आप ऐसे समझ लो कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जैसे आप किसी चीज़ को धक्का लगा रहे हो, और पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या काम करता है, आपके करंट को धक्का लगाता है, बस चार्ज को धक्का लगाता है, इतना ही काम है। सबसे पहली बात आपको याद रखनी कि करंट है वो हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ चलता है। और इसका डायरेक्शन कैसा होता है, इसका डायरेक्शन कैसा होता है, डायरेक्शन ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये जितने पॉइंट है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए और क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आपको बोलेगा कि करंट का डायरेक्शन कैसा होता है, कैसा होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड की तरफ ये मूव करते हैं, ठीक है। लेकिन ये तब की बात थी, इस चीज़ में आधी दूरी डेफिनेशन थी जब तक इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे। जब इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने इसको डिस्कवर कर दिया कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर होने के बाद वहाँ पे एक नई चीज़ देखी गई, यार इसके साथ साथ चार्ज कहाँ से आ रहा है और किसकी वजह से बन रहा है, क्योंकि पहले नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन क्या है। जैसे इलेक्ट्रॉन पता चला तो फिर ये डेफिनेशन चेंज ना करके इसमें एक्स्ट्रा बातें जोड़ी गई। उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो करंट बनता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, चार्ज जनरेट होता है, इससे आपका करंट बन रहा है। लेकिन इसने बोला ठीक है, आप पूरी डेफिनेशन चेंज मत करिए, आप इसमें एक पॉइंट जोड़ लीजिए। जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया उसने बोला कि करंट जो है आपका, करंट ऑलवेज फ्लो अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि जो आपका करंट है ये हमेशा कैसे चलता है, ये इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में चलता है। अगर आपके इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो करंट इस डायरेक्शन में चलेगा, हमेशा उल्टा होगा। तो पहली वाली बात बिल्कुल सही थी, इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया कि जो आपका करंट है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट चलता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट चलता है। अगर अपोजिट चलता है तो मुझे बताइए कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती होगी, फिर इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करते होंगे। अगर आपका करंट चल रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, वो सही है, तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव। कैसे चलेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। आप ऐसे बोल सकते हो कि लो पोटेंशियल डिफरेंस टू हाई पोटेंशियल डिफरेंस, हाई पोटेंशियल डिफरेंस। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो आंसर होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव।
पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट कैसे फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, कोई भी चीज़ हमेशा हाई से लो चलेगी। जैसे आपकी एयर है, वो भी कैसे चलती है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। मान लीजिए दोनों साइड प्रेशर सेम है, तो कोई भी चीज़ बीच में मूव भी नहीं करेगी। जैसे आपकी हीट है, वो कैसे फ्लो करती है, वो भी हाई टू लो करती है। जहाँ हाई हीट है वो लो की साइड फ्लो करेगी। जैसे आपका पानी है, कैसे चलता है वो भी हाइट से डाउन चलेगा, हाइट से डाउन चलेगा। कोई भी चीज़ हाई से लो ही चलती है, ठीक है। तो आपका करंट भी कैसे चलता है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस, या डायरेक्शन कैसा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो जाता है तो पॉइंट निकल के आता है कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसी होती है, मैंने पढ़ लिया था, अपोजिट होती है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट towards south, then in which direction electron move। क्वेश्चन है, अगर आपके करंट की डायरेक्शन टूवर्ड्स साउथ है, मतलब वो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अगर साउथ की साइड चल रहा है तो मुझे बताइए उस इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसा होगा। तो मैंने बोला था अगर ये साउथ है तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट चलेगा, तो इलेक्ट्रॉन होगा नॉर्थ। आंसर होगा नॉर्थ। कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपको याद रखना है ये अपोजिट चलते हैं। कोई एक की दे के दूसरे की पूछ लेगा। तो अगर अपोजिट है, अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन कैसे चलेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ऐसे याद रखो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, पता होना चाहिए। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव और न्यूट्रल के ऊपर, न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रल चार्ज, ठीक है, और न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रल चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ दौड़ेगा। ये लो पोटेंशियल डिफरेंस से हाई चलता है इलेक्ट्रॉन का, ये याद रखना बात को, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या बताया आपको, ये छोटी छोटी 2-3 बातें बताई, ये चारों के चारों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। मैं छोटा सा आपको डायग्राम भी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपकी एक तार है, दिस इज योर वायर, दिस इज योर वायर। इसमें आपने एक बैटरी कनेक्ट करा, ये पॉजिटिव एंड, ये नेगेटिव एंड, बड़े बड़े लाइन में पॉजिटिव एंड। तो करंट ऐसे चल रहा है पॉजिटिव से, ठीक है। मान लीजिए आपने यहाँ से आपने वोल्टेज दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दिया 120 वोल्ट, 11 वोल्ट, 12 वोल्ट, 18 वोल्ट, कोई बैटरी लगा दी। इस बैटरी ने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस बनाया। पोटेंशियल डिफरेंस इस साइड हाई है, इस साइड लो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हाई से लो चलेगा। जो आपका चार्ज इस साइड चलेगा, इसका मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे वो इस साइड मूव करेंगे। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस साइड चल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो क्या होता है, यहाँ से चार्ज प्रोड्यूस होता है। जब चार्ज बनेगा, चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, जो पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये हाई पोटेंशियल से लो, ये लो। चलिए स्टिल हमने क्या सीख लिया, हमने सीख लिया कि जो आपका चार्ज है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव चलेगा, मतलब करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, हाई पोटेंशियल से लो चलेगा, और इलेक्ट्रॉन अपोजिट में चलते हैं। चलिए अब इसकी मैं डेफिनेशन बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होगी, यूनिट्स क्या होंगे, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए 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 अब लिखिए आप। चलिए अब लिख देता हूँ मैं एक बार। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या लिखोगे फिर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की आप डेफिनेशन लिखोगे, लिखो द फ्लो ऑफ चार्ज, या ऐसे लिख लो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट नहीं चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज in a particular direction is called electric current, is called electric current। तो इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलोगे, रेट ऑफ फ्लो, जहाँ भी रेट वर्ड लगे इसका मतलब टाइम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक चार्ज कितना चल रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक चार्ज कितना चल रहा है इन अ पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में, उसको ही इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक करंट आपका होगा, इलेक्ट्रिक करंट दैट विल बी इक्वल टू चार्ज अपॉन
टाइम। तो यही तो मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ। जैसे वेलोसिटी मैंने क्या बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करनी है। यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मतलब चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज लिख लो, करंट नहीं है। रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज कितना टाइम में कितना गया, मतलब 1 सेकंड में जितना चार्ज आएगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा। 1 सेकंड में चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो कितना चार्ज कितने टाइम में हो, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट। इस इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट किया जाता है, किससे, आई से। और चार्ज को डिनोट किया जाता है क्यू से, और टाइम को सेकंड से, आपको पता ही है। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट आपका यूनिट के हिसाब से देखें तो ऐसे भी होगा कि क्यू पर सेकेंड, आई इक्वल टू क्यू पर सेकेंड, मतलब चार्ज अपॉन टाइम, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो लिख लो, लिखो ऐसा यूनिट, ये मैं आपको फंडामेंटल में भी कराए थे। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, एम्पियर होगा। क्या होगा, एम्पियर होगा, एम्पियर। तो आई होप ये तो आपको याद ही होगा। बाकी चार्ज कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कैसे निकालते हैं, चार्ज अपॉन टाइम। कभी कभी आपको एग्जाम में चार्ज दे देगा, टाइम दे देगा, बोलेगा इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा बताइए, तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, आंसर मिल जाएगा। एक तो इसको याद रखना, एंड सेकंड वन इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज एम्पियर, याद रखना इसको। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ चार्ज। इसका आंसर होगा कूलम्ब। कूलम्ब लॉ सुना होगा ना, तो इसका आंसर होगा कूलम्ब। और टाइम का तो आपको पता ही सेकंड होता है। तो आपको बोला जाए कि इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, 1 एम्पियर कितना होगा, 1 एम्पियर कितना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में। तो 1 एम्पियर किसको बोला गया, 1 एम्पियर बोला गया 1 कूलम्ब चार्ज, 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड में कितना होगा, उसको बोला जाएगा 1 एम्पियर, उसको बोला जाएगा 1 एम्पियर। बेसिक सी अभी तक मैंने इतनी सी बात बताने की कोशिश करी कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे बना। इलेक्ट्रिक करंट एक होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो मैंने बोला करंट की डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ मूव करेगा, और इसके अपोजिट रहेगा एग्जैक्टली आपका इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसी होगी, वो होगी आपकी नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड, नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड, और वो लो पोटेंशियल डिफरेंस से हाई में चलता है। इतनी सी बात मैंने आपको बताई। फिर मैंने आपको बताया कि आप लिख लीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट होता है, मैंने डेफिनेशन बताई। देन उसका मैंने बताया कि फॉर्मूला, ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है। इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज पर टाइम, ये तो मैंने डेफिनेशन लिखवाई, यही होती है डेफिनेशन। और इसका ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, और चार्ज कूलम होता है, ये भी याद रखना बात, ठीक है। अब छोटे छोटे अब आगे से पॉइंट निकलते हैं, लिखिए उसको भी एक बार। चलिए इस पॉइंट को मैं लिख लेते हैं, चलिए इस पॉइंट को लिख लीजिए। अब आप लिखिए 1 मिली एम्पियर कितना होता है, 1 मिली एम्पियर कितना होता है, 1 मिली एम्पियर कितना होता है। तो 1 मिली एम्पियर कैसे निकालोगे, चलिए 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, तो ये बराबर होता है 1/1000 एम्पियर। मतलब 1 एम्पियर का 1000 पार्ट करो तो वो जो एक पार्ट होगा वो होगा आपका 1 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर की वैल्यू कितनी होगी, शॉर्टकट में लिख सकते हो 1 मिली एम्पियर की वैल्यू होगी 10⁻³ एम्पियर, क्योंकि ये 1000 को मैं 10⁻³ लिख सकता हूँ, और आपको पता 10 ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी, इसलिए मैंने 10⁻³ लिखा एम्पियर इतना। तो 1 मिली एम्पियर कितना होता है, 10⁻³ एम्पियर। और 1 माइक्रो एम्पियर, ये छोटी छोटी वैल्यू पूछी जाती है, किसके बराबर होता है, ये होता है 1/10⁶ एम्पियर की। और इसको अब ऐसे लिखोगे 10⁻⁻6 एम्पियर ही आपका क्या कहलाता है, 1 माइक्रो एम्पियर। ये दोनों क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं। 1 मिली एम्पियर दैट इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, एंड 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। तो ये दोनों बातें भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आगे लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और एक प्रोटॉन के ऊपर। प्रोटॉन चार्ज और इलेक्ट्रॉन चार्ज,
तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज। कैसा है? नेगेटिव चार्ज। और दोनों के ऊपर, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। और चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम। और यहाँ पे होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस की जगह पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, 19 कूलम। तो इतना इतना चार्ज होता है दोनों के ऊपर। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव। हाँ, लेकिन चार्ज सॉरी इसको नेगेटिव कर लो। हाँ, ये नेगेटिव होता है टोटल वैल्यू और ये पॉजिटिव होती है। ठीक है, चार्ज दोनों पे सेम होता है। चार्ज दोनों पे सेम होता है। ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव होता है। बाकी 1.6 10 की पावर -19 कूलम, 1.6 10 की पावर -19 कूलम। तो ये बात याद रखना, इलेक्ट्रॉन चार्ज और प्रोटॉन चार्ज के ऊपर कितना कितना चार्ज होता है। तो आपको बोला जाएगा था स्मॉलेस्ट चार्ज कौन सा होता है? सबसे छोटा चार्ज कौन सा जो एग्जिस्ट करता है? द स्मॉलेस्ट चार्ज वो होगा इक्वल टू इलेक्ट्रॉन चार्ज, इक्वल टू इलेक्ट्रॉन चार्ज। चलिए, यहाँ तक आपको याद रखनी पड़ेगी छोटी छोटी बातें। 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है? 10 की पावर -3 एम्पियर। और 1 माइक्रो एम्पियर 10 की पावर -3 एम्पियर। समझ आई? मिली एम्पियर 1000 टाइम्स और माइक्रो एम्पियर 10 की पावर 6 टाइम छोटा 1 एम्पियर से। ठीक है, छोटे छोटे यूनिट होते हैं इसके। जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होता है ना, तो ऐसा ही बोल सकते हो कि 1 ग्राम से इक्वल टू 10 की पावर -3 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो। ये आसान सी बात है, ये आप समझ सकते हो। और इतनी सी मैंने बातें बताई, ये आपको थोड़ी सी याद रखनी है। चलिए, अब हम इलेक्ट्रिक करंट के अंदर नेक्स्ट छोटा सा पॉइंट ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ वायर। रेजिस्टेंस ऑफ वायर। एक बार मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ। चलिए, अब आपको पढ़ना है रेजिस्टेंस ऑफ वायर। चलिए, लिख लीजिए हेडिंग। अभी आपको पढ़ना है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। एक वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? रुकावट। एक तार में जो करंट फ्लो करता है उसमें रुकावट कैसे देखी जाती है? कितनी रुकावट होगी और किस पे डिपेंड करेगी? एग्जाम का एक फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जैसे आप जिसमें रुकावट ना हो। जैसे आप सड़क पे चलते हो, जगह जगह स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं, कभी ट्रैफिक सिग्नल आ जाएगा, कभी नीचे नीचे छोटे छोटे गड्ढे आ जाएंगे। मतलब हर जगह रुकावट तो होगी है। जितनी दूर जाना उतनी ज़्यादा रुकावटें आएंगी। तो रेजिस्टेंस से आप क्या समझते हो? रेजिस्टेंस से आप समझते हो जो करंट के फ्लो को रोके, उसी को रेजिस्टेंस बोला जाता है। और रेजिस्टेंस आता कहाँ से है? क्योंकि एक एटम के अंदर ही तो इलेक्ट्रॉन होंगे ना। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो उसके अंदर एटम भी होंगे, तो वो एटम की वजह से वो करंट वहाँ से टकराता आप, उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। बेसिकली आपको अपने हिसाब से उसको लिख लो। रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? ऐसी कोई भी चीज़ जो फ्लो ऑफ करंट को रोके उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। हमें ये नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। या लिख भी सकते हो, ऐसे लिख लो, टू obstruct फ्लो ऑफ चार्ज। जो obstruct करे, जो रोके, फ्लो ऑफ चार्ज को जो रोके, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। हमें पढ़ना है फैक्टर क्या होता है। क्वेश्चन यहाँ से कैसे आता है ये मैं आपको बताता हूँ। लिखो फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस बात समझ आए क्या होता है? जो करंट को रोकता है उसी को तो रेजिस्टेंस बोला जाता है। अब ये फैक्टर क्या होता है? फैक्टर मतलब इसके कौन कौन सी चीज़ें इस पे ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। ये बात बस इतनी सी याद रख लोगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जो आपका रेजिस्टेंस होता है ये बराबर होता है रो एल डिवाइडेड बाई ए। यहाँ पे जो आपका रो है ये मेंशन करेगा मटेरियल किसका बना है। हर चीज़ का अपनी अपनी वैल्यू होगी। रो हर एक की अपनी वैल्यू होगी, जिसको रेजिस्टिविटी बोला जाता है। और एल मीन्स लेंथ ऑफ वायर, तार कितनी लंबी है जिससे करंट फ्लो होना है। क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा किस किस पे? एक तो मटेरियल किसका है, किसकी तार है, वो गोल्डन की है, कॉपर की है, एल्यूमिनियम की है, किसकी है। और ए स्टैंड्स फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, चलिए मैं समझा देता हूँ। बेसिकली ऐसे समझ सकते हो कि अंदर जाने का रास्ता कितना है। जैसे ये आपकी तार है, ये आपकी वायर है,
यहाँ से अंदर जाने का ये ओपन है ना, ये ऐसे बोल सकते हो मोटाई कितनी है, इसकी मोटाई कितनी, यहाँ से अंदर जा सकता है पूरा चार्ज, तो इस मोटाई को क्या बोला जाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब अंदर जाने का खुला रास्ता कितना है, उतनी ही मोटाई को क्या बोला जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोला जाएगा। तो यहाँ से इतनी सी बात अगर आप याद रख लेते हो, आपका हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। इससे रेजिस्टेंस से पूछा जाने वाला हर एक क्वेश्चन आप कर पाओगे, बहुत इजीली आसानी से बना पाओगे, थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करके। मैं बोलूँगा रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ से, लेंथ ऑफ वायर। देखिए सीधा प्रोपोर्शनल है ना, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, लेंथ ऑफ वायर। अगर तार लंबी कर दी जाए तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके रो के, रेजिस्टिविटी के। उसके बाद रेजिस्टेंस इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये तो मैंने आपको पहले भी प्रेशर वगैरह में डेफिनेशन में हर चीज़ समझाई थी, कैसे ये मूव करता है, कैसे ये बढ़ने से कौन कौन बढ़ता है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाया था, मेरी बेसिक क्लास देखना। मैंने आपको बताया कि आपका जो फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, पहला तो वो लेंथ पे डिपेंड करेगा, दूसरा वो रो पे डिपेंड करेगा कि मटेरियल किस चीज़ का बना हुआ है, एंड थर्ड इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब मोटाई कितनी है। ऐसे मोटा मोटा आइडिया ले सकते हो कि मोटाई कितनी है। अब देखिए क्वेश्चन में कंफ्यूज कैसे करता है, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। तो इतनी सी बात याद रखोगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कि आपका रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। तो सीधा है लेंथ ऑफ वायर, रेजिस्टिविटी मतलब मटेरियल किसका बना है, और एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपको बोलेगा रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड नहीं करता, तो ऑप्शन में एक तो रो दिया होगा, एक लेंथ ऑफ वायर दी होगी, मतलब एक मटेरियल दिया होगा, एक लेंथ ऑफ वायर दी होगी, एक एरिया क्रॉसिंग दिया होगा, एक चौथा ऑप्शन होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले देखना, नोट कर लेना, अगर वायर लंबी है, लॉन्ग है, एंड वो क्या है, पतली है, थिन है, तो उस वायर का क्या होगा, वायर हैज़ लार्ज रेजिस्टेंस। क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। जितनी लंबी तार होगी और पतली होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, अगर वायर छोटी हुई एंड वो मोटी भी हुई, थिक भी हुई, तो उस वायर का क्या होगा, वायर हैज़ लो रेजिस्टेंस, क्योंकि लेंथ कम, रेजिस्टेंस लेंथ कम तो रेजिस्टेंस कम। अब देखिए क्वेश्चन किस पे पूछा जाता है, वो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन ऐसे कभी नहीं पूछेगा कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन सबसे पहले मटेरियल पे, लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस पे, इन तीनों पे डिपेंड करता है। और क्वेश्चन में पूछेगा बताइए रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी मतलब रो कि मटेरियल ये किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी ये डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन, सिर्फ रो पे डिपेंड करता है, जिसको बोलते हो मटेरियल। मटेरियल किसका बना है वो डिपेंड करेगा रेजिस्टिविटी कैसी है, उसका लेंथ से एरिया से लेना देना नहीं है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है तीन चीज़ों पे, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है कि मटेरियल कैसा है, तो वो डिपेंड करेगा मटेरियल कैसा है, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, ये डिपेंड करता है आपका मटेरियल पे। बस इतनी सी बात याद रखना कि रेजिस्टेंस तो आपने एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा, उसमें तीन चीज़ें आई थी, लेकिन रेजिस्टिविटी पूछेगा तो उसका मतलब होगा सिर्फ मटेरियल पे, वो इंडिपेंडेंट होगी आपकी लेंथ पे, इंडिपेंडेंट होगी एरिया क्रॉसिंग, सिर्फ डिपेंड करेगी रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो इसमें ऑल ऑप्शन मत लगा के आ जाना, तो लिख लो छोटा सा, रेजिस्टेंस पे क्या क्या डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी में क्या डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस आपका लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, मटेरियल जिसको रो से नोट करते हैं उस पर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इन सब पे ये क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, मटेरियल पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर देखो, कोई भी करंट पास हो रहा है तार गर्म हो जाती है, क्यों, क्योंकि उसमें जो करंट चल रहा है उसको रेजिस्टेंस की वजह से उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाती है। अब आपको पूछा जा सकता है ऐसे यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस उसको बोला जाता है ओम, जिसका सिंबल ऐसे होता है
तार में कितनी रुकावट है उसको ओम में मेजर किया जाता है। ठीक है, 10 ओम की तार, 12 ओम की, तो ओम से डिनोट किया जाता है। और पूछ लिया जाएगी एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होगा। अब ये खुद बना सकते हो, आपको फॉर्मूला पता है, चलिए मैं बना के बताता हूँ। आपने पढ़ा कि रेजिस्टेंस बराबर होता है रो एल एरिया। आपको ये निकालना ना, इसका यूनिट निकालना है। एरिया ऊपर चला जाएगा, रेजिस्टेंस इनटू एरिया नीचे आ जाएगा लेंथ, यही होगी आपका रो, यही है, इसी का यूनिट निकालना है। चलिए अब मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूँ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर। रेजिस्टेंस का अभी आपने पढ़ा क्या होता है ओम होता है, और लेंथ का क्या होता है मीटर होता है। 1 मीटर से मीटर कट गया तो इसका मतलब ओम मीटर इसका यूनिट होगा। तो ऐसे याद रख लो क्या होगा ओम मीटर इसका क्या होगा ऐसे यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, अब आपको पता चल गया है। ठीक है, अब आपको पता चल गया है। मैं लास्ट बात बता के क्लास को ख़त्म करता हूँ, फिर हम अगली क्लास में मिलते हैं, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आपने पढ़ा रेजिस्टेंस क्या होता है और आपने पढ़ा रेजिस्टिविटी क्या होता है। एक होती है कंडक्टिविटी क्या होता है रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। क्यों, रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है। रेजिस्टिविटी तो हो गया जो करंट को रोकता है, रेजिस्टेंस तो ये होता है 1/रेजिस्टिविटी। बस इतनी सी बात याद रखना, आंसर मिल जाएगा। ये रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है। ठीक है, और बताइए 1/रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या आया था ओम मीटर। यही आया पीछे अभी आपने पढ़ा ओम मीटर। और 1/ओम का मतलब होता है मो, और नीचे आ गया मीटर, मो पर मीटर, और इसी को बोला जाता है, इसको बोला जाता है सीमेंस पर मीटर, सीमेंस पर मीटर। ठीक है, तो एक तो कंडक्टिविटी बताया, ये हो गया आपका रेजिस्टिविटी का उल्टा। और एक होता है कंडक्टेंस, कि कितना करंट कंडक्ट किया जाएगा, तो ये उल्टा होता है रेजिस्टेंस। जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा आपका कंडक्टेंस होगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा कंडक्टेंस कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो उल्टा इफेक्ट होता है, ये बढ़ेगा ये कम होगा, ये कम होगा ये बढ़ जाएगा। तो आपको याद रखना है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अगर कंडक्टेंस पूछा जाए तो रेजिस्टेंस का उल्टा, और अगर रेजिस्टिविटी पूछा जाए और कंडक्टिविटी पूछा जाए तो रेजिस्टिविटी की उल्टी। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है 1/, रेजिस्टेंस का ओम होता है, और 1/ओम का मतलब होता है मो। याद रखना ये यूनिट एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मतलब कितना करंट तार कंडक्ट कर सकती है, अपने उसमें से फ्लो हो सकता है, उसका यूनिट होता है मो। और रेजिस्टेंस का ओम, इसका होता है ओम मीटर और इसका होता है मो पर मीटर। ठीक है, उसका सीधा सीधा ओम मीटर और इसका है मो पर मीटर, या बोल सकते हो सीमेंस पर मीटर। तो ये यूनिट आप याद रख सकते हो क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रेजिस्टेंस के थोड़े से न्यूमेरिकल बता के देन आपको रेजिस्टेंस को सीरीज पैरेलल में कंडक्ट करना बताऊंगा, फिर हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे, देन धीरे धीरे आगे हम टॉपिक को खत्म करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। और अपने दोस्तों के साथ कंटेंट को शेयर कीजिए सो एज जो भी बच्चा ईमानदारी से पढ़ रहा है और जिसको सिलेक्शन इसी साल लेना है वो इस कोर्स को विजिट कर पाए, क्योंकि ये कंटेंट आपको JNK में ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा और इतनी अच्छे तरीके से हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, और 15 अप्रैल के बाद आपकी प्रैक्टिस हम स्टार्ट कर देंगे और आपकी साइंस में बहुत जल्द 1-2 दिन में खत्म करने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।